बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं इश्तियाक अहमद अब्बासी। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान की सियासत पर एक गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत मौजूद हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दशों के अंदर होने वाले खेल को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज की नशिस्त में हम इनसे गुफ्तगू करते हुए ये पूछने की कोशिश करेंगे कि मुल्क का सियासी मंजरनामा कैसा है, किस तरफ जा रहा है और क्या आने वाला दौर जो है मुल्क और कौम के लिए कोई खुशखबरियों का दौर होगा या परेशानियां जारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी तवील टाइम दिया। मुल्क का जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क कोई दुरुस्त सिमत पे हम जा रहे हैं? ये ठीक सूरत हाल है ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, आम बंदे की ज़िंदगी के हवाले से इस वक्त हालात ठीक हैं? और अगर नहीं ठीक तो आपके ख्याल में इसका कोई हल क्या हो सकता है? देखिए, ये सिम तो कोई है ही नहीं, क्योंकि देखें सीधी बात है कि जो सियासी निज़ाम जब तक स्टेबल ना हो, बाकी आपका कोई सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि मदर ऑफ़ ऑल सिस्टम्स जो हैं वो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है। अब दुनिया में डिक्टेटरशिप्स के मॉडल हैं और आपके डेमोक्रेसी के मॉडल हैं। अब पाकिस्तान में ना डिक्टेटरशिप है, ना डेमोक्रेसी है। इसको हमने ही अपने ही एक इन्वेंट कर लिया है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो ये हाइब्रिड निज़ाम तो नहीं चल सकता जिसमें क्लैरिटी ही ना हो कि आखिर डिसीजन मेकिंग है किसके पास। वो आधा तीतर आधा बटेर है, किसी को समझ नहीं आ रही कि किसका क्या रोल है, किसने क्या करना है। जैसे पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म है, कैबिनेट है, डिसीजन मेकिंग उनके पास है। अच्छा, नहीं, आपका क्या ख्याल है, पार्लिमानी किसके निज़ाम तो पास है? मौजूद है। नहीं, किसके पास है डिसीजन मेकिंग, किसके पास? डिसीजन मेकिंग तो ज़ाहिर है इस वक्त तो फिर ना होगी ना तकसीम उनके शुदा पास। है। पार्लियामेंट क्यों, आपने क्या पैसे देने के लिए बनाई है, शो ऑफ के लिए बनाई है? क्यों बनाई है पार्लियामेंट? अच्छा, ये हमारा एक मसला तो है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं और ये आज का नहीं है, ये कई दहाइयों से ये मसला है। तो इसीलिए तो तो हम किसी का पहुंच नहीं पा रहे। अल्टीमेटली फिर इसका हल क्या है? क्या इसी मॉडल को हम इख्तियार रखें या किसी और तरफ हम जाएं, या मुल्क बिल्कुल ही जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनके हवाले कर दिया जाए? कोई हल इसका क्या है, सियासी हल अगर देखिए, बात करें हाल तो? तो जमहूरियत ही है ना। हाल तो यही है कि अच्छा। अल्टीमेटली आपने जो अवाम है उनको ही हक देना है कि वो अपने मुल्क में हुकूमत करें। क्योंकि देखिए ना, हम दुनिया में जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मसलन चाइना का मॉडल है या एक नॉर्थ कोरिया का मॉडल है या इवन सोवियत यूनियन का मॉडल है। एक वो मॉडल है जो कि डिक्टेटरशिप्स के मुख्तलिफ मॉडल है और एक है जो कि डेमोक्रेसी के मॉडल है। अब डिक्टेटरशिप्स में जो प्रॉब्लम पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये है, हमारे यहाँ जो डिक्टेटरशिप कायम करने की तो बड़ी कोशिश की गई है और 54 ऑनवर्ड हमारे यहाँ कोशिश रही है कि डिक्टेटरशिप के मॉडल में हम चलें। लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है कि यहाँ पे एक कौम नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इधर से आप निकलते हैं, जब आप किसी भी शहर से निकलें, आप कराची से निकलें, आपको 50 मील के ऊपर आपकी लैंग्वेज दूसरी है, आपकी जो है वो कौमियत और है, आपका मज़हब की इंटरप्रटेशन और है। और ये हर 50 मील के बाद आप पाकिस्तान में ये डिफरेंस देखते हैं। एक सूबे के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि जहाँ पे जैसे चीन है, रूस है, कोरिया है, वहाँ पे लोग एक ज़ुबान बोलते हैं, उनके मजहबी अकीदे भी ऑलमोस्ट जो हैं वो एक जैसे हैं और उनका जो एक नेशन है, मतलब जो चीन है, वो जितना मर्जी आपस में लड़ लें, वो सारे चीनी हैं, लैंग्वेज है। वहाँ पे डिक्टेटरशिप्स या जो मॉडल है वो फिर भी चल जाता है। हमारे जैसे जो मुल्क होते हैं वहाँ पे देखे ना, किसी कौम का ही बंदा होगा ना जो ऊपर होगा, जो ऊपर होता है फिर उसके लोग होते हैं, वो बाकी लोग डिसइल्यूजन हो जाते हैं उससे। सो हमारे जो मॉडल है वो अल्टीमेटली आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको चीन से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है अमेरिका से और इंडिया से। अच्छा। ये दो मुल्क हैं जिन्होंने, जो हमारे जितने डाइवर्स हैं, वहाँ पर भी यही है कि वहाँ पे मसलन जो अमेरिका है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ी नहीं है, वो स्पेनिश है। वहाँ पे जो स्पेनिश कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अफ्रीकन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेजेस बहुत है, मज़हब बहुत है, बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स बहुत हैं। सेम इज़ विद द इंडिया। इंडिया में इतने मुसलमान इतने ज़्यादा हैं, सिख हैं। सिख इतने ज़्यादा हैं, मसीह इतने ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। वहाँ पे लैंग्वेजेस
325 ज़बानें बोली जाती हैं इंडिया में, तो किसने उसको जोड़ के रखा है? डेमोक्रेसी में। तो अल्टीमेटली देखिए हल तो और कोई नहीं है, आपको जाना तो उधर ही है। हमारे यहाँ फिर हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम एक यही नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को बनने ही नहीं देते। हमारे यहाँ वोट अभी तक जो है, आप अगर 1920 की या 1906 दो मतलब 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, 1882 में ऑल इंडिया कांग्रेस बनी थी, आप देखें जो वो जमातें थी वो मौजूदा पाकिस्तानी जमातों से को 1000 गुना ज़्यादा डेमोक्रेट थी। हमारी जमातें के अंदर चूंकि डेमोक्रेसी नहीं है तो पार्टी है ही नहीं। अब तो शख्सियात हैं, आपके नवाज शरीफ से अच्छे ताल्लुक हैं तो आप नून लीग में हैं, आपके जरदारी से ताल्लुक है आप उसमें, आपके इमरान खान से ताल्लुक है। अच्छा, ये जितनी गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये हमारा जो सियासी अदम इस्तेकाम है, हम उसके ऊपर बात करें, उस हवाले से बात करें। हमारा एक मुआशी अदम इस्तेकाम भी है जो शायद सियासी अदम इस्तेकाम से बड़ा लेकिन उसकी वजह वो है ख़तरा है हमारे लिए। अच्छा, उसका जो हल इस वक्त राइज है हमारे पास है वो ये है कि IMF से कर्ज़ा लें और अपना निज़ाम चलाएं और मज़ीद कर्ज़ा लें और मज़ीद निज़ाम चलाएं। क्या यही कौम का मुकद्दर है कि IMF से कर्ज़ा लो और निज़ाम हुकूमत चलाओ, या इसका कोई अल्टीमेटली हल भी है? और अगर हल है तो वो कोई 2-3 तजावीज़ आपके ख्याल में क्या हैं कि IMF से जान छूटे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो बात कही है, पहली तो आप ये बात बड़ी वाज़ेह ज़हन में रखें कि आपके मुआशी अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह आपका सियासी अदम इस्तेहकाम है। अच्छा, ये अदरवाइज़ नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि आपके सवाल ये है कि सियासी हुकूमतें भी तो कर्ज़ा लेती हैं IMF से। हाँ, अब इसका आप आ जाएं कि सिर्फ सियासी हुकूमतों का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो सियासी हुकूमतें भी हैं उनकी पॉलिसीज़ में और डिक्टेटरशिप पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क तो नहीं रहा। आप आ जाइए कि मुआशी इस्तेहकाम को हम कैसे ठीक करें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बात तो ये है, कोई और शॉर्ट टर्म हल नहीं है। आपको अमेरिका से, चीन से अपने जो कर्ज़े हैं, स्पेशली आपको जो चीन से, आपको ये गुजारिश करनी पड़ेगी कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हमें एक 10 साल का मॉरेटोरियम मिला था, कर्ज़ों के मुलतवी हुए थे, हमें 10-15 साल के लिए हमारे कर्ज़े जो हैं वो मुलतवी हों। चीन से भी और पेरिस क्लब से भी, दोनों मुल्कों से, ताकि हम फौरी तौर के ऊपर जो IMF है और जो ये है, इससे हमारे कर्ज़े जो हैं वो आगे जाएं। क्योंकि हम किसी पोजीशन में, और 8000 अरब रुपया हम जो है वो कर्ज़ों में वापस करते हैं, सूद में सिर्फ। तो आप अंदाज़ा लगा लें, इसके होते हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें फौरी तौर पे ये मॉरेटोरियम चाहिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में देखें ना, 2 ही बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप या तो एक तो इस वक्त आप एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे, आपका जो बाहर से रेमिटेंस आ रही है वही आपका मेन सोर्स है। 43 अरब डॉलर आया है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। या तो आप लोग और बाहर भेज दें और फौरी तौर के ऊपर, ताकि रेमिटेंस आपकी बढ़ जाए। आपका इस वक्त करोड़ लोग आदमी बाहर है, आप कोशिश करके 50 लाख बंदा और बाहर भेज दें, आपको फौरी पैसे जो हैं एक तो इस तरह से आ सकते हैं। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, देखिए कहाँ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, जो पिछले 4 सालों में शुरू हुआ है ज़्यादा, वो ये हुआ है कि आपने अपनी एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो आसमान पे पहुंचा दी। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस हफ्ते 43 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। इस वक्त पाकिस्तान का जो बिज़नेस लगाएगा, जो भी कारोबार, फैक्ट्री जो बंदा लगाएगा, वो 34% ज़्यादा पे कर रहा है बाकी पूरी रीजन से। तो मुझे बताएं, आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो आप, दूसरा आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप माइंस एंड मिनरल्स में काम करें। अब माइंस एंड मिनरल्स में आप कहाँ काम करेंगे? आपके पास बलूचिस्तान में है, आपके पास KP में है, दोनों में आप जा ही नहीं सकते। ना उन इलाकों में आप जा सकते हैं, ना इन इलाकों में जा सकते हैं। तो आप इन्वेस्टर कहाँ से लाएंगे? जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो बंद हो गई है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और कोई, अगर आपने एहसन इकबाल और अली परवेज़ और औरंगज़ेब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जो बजट से पहले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ही बंदा हैरान हो जाता है कि वो अपनी ही पॉलिसी के ऊपर खुद ही सबसे बड़े क्रिटिक हैं। तो भाई, आपसे तो उम्मीद ये है ना कि आप तो कोई पॉलिसी देंगे आगे चलने की। सिर्फ क्रिटिसिज्म तो देखें, मैं और आप बैठे यहाँ पे, और क्या करेंगे अगर हुकूमत ने अपने भी क्रिटिसिज्म करना है। तो फिलहाल तो ऐसा कोई इनके पास ना प्लान है, ना इनको समझ आ रही है कि क्या करना है।
अच्छा सर, हम सियासी अदम इस्तेहकाम की आपने बात की तो दो चीज़ें मैं सॉरी आपको जी बताऊँ। प्लीज़। फिर तीसरी आपकी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो आपकी एग्रीकल्चर का पार्ट है। एग्रीकल्चर में आप करेंगे कुछ। एग्रीकल्चर में ये जो दो विजनरी हमें मिले हैं, मरियम नवाज़ और ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है किसान का। यानी इन्होंने पहले 2024-25 में कहा कि जी हम अब गंदम नहीं लेंगे। चलेंगे, आप नहीं ले रहे तो फिर आप रोटी का रेट कैसे फिक्स करेंगे? और फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपसे गंदम नहीं खरीद रहा, लेकिन फिर मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे मेरे अलावा बेचेंगे भी नहीं। ये तो कोई डीरेगुलेशन नहीं। इन्होंने कहा कि हम तो किसान से गंदम नहीं लेंगे, लेकिन आप भी पंजाब से बाहर नहीं बेच सकते। इससे क्या हुआ, इससे अगले साल जो गंदम काश्त हुई, मैंने 25 में 24 में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये आपकी गंदम की शॉर्टेज होगी। इन्होंने अब 20% गंदम ही कम काश्त हुई है, और जो 3500 रुपया रेट इन्होंने रखना था, अब उसके बजाय इस वक्त गंदम जो है वो 4190 रुपये मन पे चली गई है। सप्लाई और डिमांड का फार्मूला ही नहीं बन सका। और आप 45 में आप देखेंगे ये 4500 पे पहुंच जाएगी और आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो जो अगर आपने अच्छा, फिर चूंकि मेरा ताल्लुक तो देहात से है, आप किसी भी और आपके अखबार का नाम भी देहात है जी, आप किसी भी जो अपने जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें अपने नुमाइंदों से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि जो ठेका है ज़मीन का वो 2018 के ऊपर चला गया। जितना 2018 में ठेका था उतना अब है। और यहाँ पे जो आपकी काश्त की जो कीमत है वो 200% बढ़ गई है। तो सर मरीम नवाज़ साहब जो बड़ी ग्रीन बसें चला रही हैं, कल मुफ्त सब्ज़ी का भी ऐलान हो गया, पंजाब में आवाम को मुफ्त सब्ज़ी भी मिलेगी, बड़े इकदाम हो रहे हैं, वो बड़ा दावा कर रही हैं, पंजाब तब्दील हो गया है, तो वो इस मामले को क्यों नहीं समझ सकी? इसके अंदर पीछे क्या? देखिए, उनका प्रॉब्लम यह है, उनकी पहली नौकरी है, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, स्पेशली जिनको जो बिल्कुल हादसे में आते हैं। यही प्रॉब्लम खान साहब के साथ भी था, यही प्रॉब्लम मरियम नवाज़ के साथ भी है। ये आके आप कैसे मुफ्त सब्ज़ी दे सकते हैं? आपके पास पैसे हैं नहीं ख़रीदने के, आपसे सड़कों के पैसे दिए नहीं जा रहे। मेरे जेलम में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो 4-4 साल से रुके हुए हैं, पैसे उनके लिए पैसे नहीं है। आप कह रहे हैं हम सब्ज़ी के लिए पैसे देंगे, कैसे देंगे आप स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं दे सकते। अगर ये जो अभी एजुकेशन ये जो बनाई है उन्होंने पॉपुलेशन फोर्स, तो मैंने कहा भाई आर्मी चीफ पॉपुलेशन के बजाय एजुकेशन की बोर्ड में आए हैं, जहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन भी होगी। आप बच्चियों को पढ़ा देंगे, पॉपुलेशन वैसे ही कम हो जाएगी। आप और बच्चों को पढ़ाने का क्या बेस्ट तरीका है? मरीम नवाज़ ऐसे ऐलानात करती रहती हैं। एक उनका प्रोग्राम था बच्चों को दूध पिलाने का, स्कूल के बच्चों को सुबह सुबह दूध दिया जाएगा, वो भी ऐलान ही हुआ, उसके बाद अमल दरामद उस पर टिकटॉक के ऊपर नहीं हुआ। अच्छा सर, अभी हम थोड़ा सा मरियम नवाज तो हमें सिर्फ ब्राइडल मेकअप में एक और उस्मान बुज़दार मिल गया। अच्छा, लेकिन डिलीवरी तो वो जो ग्रीन बसें और ये ग्रीनरी और ये वो सारा सुथरा पंजाब, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं ना क्या डिलीवरी है। अच्छा, मतलब आज देखें ना आप, 3-4 ही मैयर है ना देखने के। सबसे पहला मैयर ये है कि क्या सूबे में जो लोग हैं उनकी मुआशी हालत बेहतर हुई है, वो मैंने आपको बता दिया, 60% तो किसान है। फिर इन्होंने फैसला किया कि ये सिर्फ किसान की कमर तोड़ना काफ़ी नहीं, उन्होंने ये जो रिटेल है ये 8 बजे बाजार बंद करने शुरू कर दिए। 100 बिलियन रुपया जो रिटेलर है उसका डूब गया। फिर इन्होंने रेस्टोरेंट्स बंद करने शुरू कर दिए। तो मुझे बताएं आपकी कौन सी पॉपुलेशन है, मुआशी तौर पे तो बेड़ा गर्क हो गया ना। उसके बाद सेकंड है, आप देख लें कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये है कि 1300 बंदा सीसीडी ने मार दिया। कोई ना को पूछने वाला है ना बताने वाला है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट का महकमा है वो सबसे बड़ा जो मर्डरर है वो गवर्नमेंट का अपना महकमा बन गया। तो अच्छा सर, निज़ाम हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है। आप उस वक्त काबीना के मेंबर होते हैं। उस अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ एक मज़ामत की जाती है और उसको पेश होने से रोका जाता है। उस वक़्त आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप क्या समझते हैं कि उस अदम एतमाद की तहरीक को उस अंदाज़ में रोकना क्या दुरुस्त था, या उसका आपको सियासी तौर पे नुकसान हुआ? चूँकि बहरहाल अदम एतमाद की तहरीक पेश होना, चाहे उसके पीछे कोई भी हो, वो एक आइनी अमल होता है। अदम एतमाद की तहरीक को गैर आइनी इक़दाम नहीं करार दिया जा सकता। आप क्या समझते हैं कि वो मज़ामत जो की गई उस वक़्त वो ठीक थी?
बिल्कुल सही थी। देखिए ना, सवाल ये है कि अदम एतमाद क्यों आई? अदम एतमाद को वॉलंटियर तो नहीं थी ना। अदम एतमाद तो इसलिए आई कि जनरल बाजवा साहब जो थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि जो अगली मेरी एक्सटेंशन लेनी है वो मैंने नून लीग से लेनी है, और इस मकसद के लिए गवर्नमेंट जो है उसको डिस्टेबलाइज़ किया गया, और भी सारे जो वाक़यात हैं। अब हमारी स्ट्रैटेजी ये थी बुनियादी तौर के ऊपर कि हम इस बहस को लंबा करें। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। आप वज़ीर कानून भी शायद कलमदान आपके जी, पास था इस। हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि इसके ऊपर जो बहस है उसको हमको रोक तो नहीं रहे थे ना, दोबारा भी तो आनी। हमारा था कि इसके ऊपर बहस ज़्यादा हो जाए, और वो हमारी कामयाब रही। हर बच्चे को पता चल गया कि नो कॉन्फिडेंस मूव कैसे आई। अगर हम बगैर लड़े या बगैर मज़ाहमत के एक्सेप्ट करके साइड भी हो जाते तो आज लोगों को पता ही ना चलता कि क्या हुआ। ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। जैसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने और JUI ने और जो ये MQM ने और हमारे मेंगल साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने, इन सब ने मिलकर बनाई हमारी हुकूमत को घर भेजने की। हमने अपनी हुकूमत बचाने की स्ट्रैटेजी बनाई। अच्छा फवाद साहब, उसके बाद एक मुश्किल टाइम शुरू होता है तहरीक इंसाफ के ऊपर। आप इमरान खान की किचन कैबिनेट के ही नहीं बल्कि किचन कैबिनेट के मेंबर थे, बड़ा आप पे वो एतमाद करते थे, आप कानूनदान भी हैं। इस वक्त खान साहब मुश्किल में हैं, 3 साल उनको पूरे हो जाएंगे अगर 5 अगस्त 2026 को। आपने उनके लिए क्या किया? वो कायद आपका मुश्किल में है और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि हमने जो रोल अदा किया है खान साहब के लिए, वो अगर मेरी बात उस वक्त भी हमारी बात मान लेते और जेल में भी बात मान लेते तो खान साहब बाहर होते आज। लेकिन खान साहब आपकी बात मान लेते? जी बिल्कुल। जब पिछली आखिरी दफ़ा भी जुलाई में मेरी मुलाकात हुई है। वो क्या बात है सर? जुलाई में मेरी मुलाकात हुई थी आखिरी, और मैंने जो खान साहब को ये मशवरा दिया था कि देखिए, पहली बात तो ये है, खान साहब को मैंने कहा कि आपने आर्मी चीफ बनना है या वज़ीर-ए-आज़म बनना है, आपका हमारी आर्मी चीफ से क्या लड़ाई है? और जो लोग जिन्होंने हमारी हुकूमत को घर भेजा, अचकज़ई साहब हो गए, अख्तर मेंगल हो गए, सलमान राजा वगैरह हो गए, जो लोग तरीके अदम एतमाद लाने वाले थे, उनसे तो हमने इतनी सुलह कर ली है कि अपनी सारी पार्टी की डिसीजन मेकिंग ही उठा के उनको दे दी है। सही। हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने में कोई जनरल आसिम मुनीर का तो कोई रोल नहीं था। सही। मौजूदा DGI का तो कोई रोल नहीं था। सही। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं था। सही। इनसे हम क्यों लड़ रहे हैं? तो जिनसे लड़ना था वो हो गया, लड़ लिया, खत्म हो गई। अब आगे तो नहीं हम चला, तो फौज से तो हमें लड़ सकते। खान साहब का क्या जवाब था? हम तो पॉलिटिशियन है, हमें तो अपने लिए रास्ता बनाना है, और रास्ता नहीं बन सकता अगर मेरी कनपटी से बंदूक लगी हुई है। तो देखें, मैं को मिलिटेंट तो नहीं हूँ ना, मैंने बंदूकें उठा के पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ जाना। मैं तो रास्ता बनाना है अपने लिए, और हमें इसके लिए मैंने उनसे अर्ज़ ये की कि आप मेहरबानी करें कि मुझे आप ये अलाइंस बनाने दें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, पीर साहब पगाड़ा के साथ और बाकी सियासी जमातों के साथ, और हम उसको ये अलाइंस बना के तो फिर हम इसको आगे लेके चलें। तो काफ़ी दिन उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मुझे कहा अच्छा मुझे सोचने दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी, वो केस ही नहीं हुआ, और ये जो सारा मामला है ये इनके दायरे हाथ से निकल गया। और PTI के अंदर जो लोग हैं, अब तो खान साहब को डबल चैलेंज का सामना है। एक तो उनको चैलेंज का सामना है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो मसाइल हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब PTI के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि जो लोग जेल में हैं वो बाहर ना आए, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग बाहर आएंगे तो हमारा क्या बनेगा। सो खान साहब ने ऐसे लोगों को PTI थमा दी, फ्रेंकली, जो कि बेसिकली तो ब्रूटस है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, ना उनको कोई पॉलिटिक्स का पता है, ना उनको समझ है, वो सिर्फ अपनी 4 दिन की चांदनी में एंजॉय कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो हमारी अगर खान साहब बात मानते, और अब भी मैं समझता हूँ मुज़ाहमत जो है वो, जो उसका जो तरीक़ाकार है वो सियासी होना चाहिए, पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, गंडापुर वज़ीर आला बने खैबर पख्तूनख्वा के, उन पे फिर खान साहब ने उनको चेंज किया, फिर सोहेल अफरीदी नौजवान चेहरा, नया चेहरा, पहली दफ़ा उनको आगे लाया गया, बड़ी तवक्कुआत थी। वो गंडापुर साहब से भी बुरी तरह से नाकाम नज़र आ रहे हैं अभी तक। गंडापुर तो फिर चलें कुछ ना कुछ मूवमेंट करते थे, आते थे, अल्लाह गुल्ला करके वापस चले जाते थे। सोहेल साहब तो बैठे हुए हैं पेशावर में CM हाउस में आराम से। तो खान साहब की फिर कौमी सियासत के अंदर वापसी का क्या तरीक़ाकार है
कि वो मज़ामत भी वहाँ से नहीं हो रही, सूबाई हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, आप भी कह रहे हैं, नज़र भी यही आ रहा है कि जो पार्टी की आदत है वो भी कुछ नहीं कर रही। तो खान साहब कैसे बाहर आएंगे? मज़ामत से आएंगे या क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान का इस वक्त जो है ना वो ये है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। हम्म। अगर 2/3 अक्सरियत से 8 फरवरी को इमरान खान इलेक्शन जीते हैं, आज इलेक्शन होता है, 3/4 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीतेंगे। हम्म। एक तरफ इमरान खान की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, उसकी वजह से एक तरफ कोर्सिव ताकत है और हम पीटीआई एक पॉलिटिकल ताकत है, वो एक कोर्सिव ताकत है। और पीटीआई देखिए, हमारा जो वर्कर है, हमारे जो लोग हैं, वो को मिलिटेंट तो नहीं है ना, हम्म। वो तो नहीं इस तरह से लड़ सकते। हम्म। उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की लड़ाई सिर्फ वो अकेले ही लड़ रहे हैं, उनके साथ पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं खड़ी। इवन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी वर्कर है, वो भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ा। उनकी लीडरशिप जहाज़ लेने की हद तक, ज़ाती बिजनेसेस की हद तक उनके साथ है, इसके अलावा वो वर्कर भी उनके साथ नहीं है। सो प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये हो रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान जो है वो शदीद सफ़र कर रहा है और ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, हमने नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई और उसमें हमने महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल, बैरिस्टर साहब, मैं, शहजाद वसीम, हम लोगों ने पूरी ये कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो गैप है इसको हम कम कर सकें। अब उसमें हमें इतनी कामयाबी तो हुई है कि जब हम बात कर रहे थे कि डायलॉग होना चाहिए, उस वक्त तो लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो गद्दारी है डायलॉग का भी कहना। लेकिन अब पीटीआई के अंदर भी अक्सरियत बहुत बड़ी है जो समझती है कि डायलॉग होना चाहिए। अच्छा, डायलॉग फिर कैसे होंगे? नूरीन नियाज़ी साहबा फरमाती हैं कि मार्का हक में मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया और उन्होंने यानी फ़ौज ने, मोदी चाहता तो इनको 2 मिनट में फ़िक्स कर देता और मार्का हक ड्रामा था जो मोदी के साथ मिल के किया गया। इतना बड़ा मुतनाज़ा बयान, अकाई के बिल्कुल बरक्स बयान। एक तो इसकी आप वजाहत कर दें कि क्या आप समझते हैं कि जो नूरीन नियाज़ी कह रही हैं ऐसा ही था, और ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं और इनका पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा और खान साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है, मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है ऐसी बयानबाजी देखिए, इस से? बयान की कोई हैसियत अहमियत ही नहीं है। वो, देखिए, एक आदमी है जो ज़ाती गुस्से का इजहार कर रहा है और उसको पता नहीं है कि उसने अपने गुस्से की लिमिट कहाँ ख़त्म रखनी है। वो एक आम घरेलू खातून है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, उन्हें इश्यूज़ का नहीं पता, उनको चीज़ों का नहीं पता। उनको सिर्फ यह है कि मेरे भाई के ऊपर ज़्यादती हो रही है तो मैंने तो हर जो एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, उसमें उनकी कोई हद ही नहीं है और उनके बयान की कुछ सिग्निफिकेंस भी फ्रेंकली नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने, महमूद अचकज़ई ने उनसे ज़्यादा सख्त बयान दिए हैं। वो एक बयान से लेकिन जो है लोग वो क्या होना सुनते तो हैं ना, पीटीआई का वोटर सुनता नूरीन तो है बीबी ना, कुछ हमदर्दी तो हासिल होती है, ऐसी हमदर्दी जिससे मुल्क का नुकसान हो। इनकी कोई फ्रेंकली कोई नहीं सुनता। जो पीटीआई का जो वोटर है वो नेशनलिस्ट है, वो इन द हार्ट ऑफ हार्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है और वो समझता है कि ये रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और ये मामला जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। ये जो पर्सनल एक गुस्से के बयानात हैं या चीज़ें हैं, उसकी कोई बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है, ना ही उसकी कोई अहमियत है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के जो बयानात हैं फ़ौज के सियासी किरदार के हवाले से, वो आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, शोधा तक वो पहुँच गए हैं, उस हवाले से वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो बड़ी मुतनाज़ा है। तो वो इतने अग्रेसिव एकदम से कैसे हो गए? उनके बयानात को आप कैसा समझते हैं और इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये कोई बाकायदा प्लानिंग के साथ सारा कुछ हो रहा है या वाकई मौलाना फजलुर रहमान के अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई है कि वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर लोगों का ज़ाहिर ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो तो खुद बयान नहीं देंगे और कोई उनको कहेगा तो वो बयान देंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त लड़ाई चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इन सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें डेरा इस्माइल ख़ान भी शामिल है जो कि मौलाना साहब का अपना आबाई ज़िला है, वहाँ पे एक बहुत खौफनाक सेक्टेरियन लड़ाई चल रही है।
अभी आपने देखा मौलाना इदरीस की शहादत हुई, इससे पहले भी एक लाइन है उलमाए देवबंद की जिनको टारगेट किया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान के अपने बेटे को भी किडनैप किया गया और फिर बड़ी मुश्किल से वो रिहा हुए, जो कुछ हुआ। वहाँ पे जो ये सेक्टेरियन डिवाइड है, उसकी वजह से जो दाइश की और तालिबान की लड़ाई है, उसमें मौलाना जो है वो बहुत ज़्यादा एक आई वुड से कैच 22 सिचुएशन में है। और वो ये हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है इसको परसू करे, क्योंकि इसमें वो खुद कमज़ोर हो रहे हैं। और इसके ऊपर उनकी बड़ी तनकीद है, और बुनियादी जो मैं समझता हूँ कि उनका जो क्रिटिसिज्म है वो अपनी ये जो एक लोकल लड़ाई है उससे एमिनेट हो रहा है, और उसकी वजह से मौलाना इतने सख्त बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपसे बात पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त बड़ा डिस्कस होती रही जब आपकी हुकूमत थी, खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, और अदम एतमाद की तहरीक का जो एक मफरूज़ा हमारे सामने आया था वो यही था कि इमरान खान जनरल फैज़ को एक्सटेंशन अपना आर्मी चीफ बना के फिर एक्सटेंशन दे के अगले 10-15 साल का प्लान बना के बैठे इक़्तिदार में रहने के लिए। ये बात दुरुस्त है या ये सियासी मफरूज़ा ही था, या ऐसा कोई था खान साहब के ज़हन में प्लानिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसे जब आप समझें कि बात करनी होती है तो किसी पे बात, कोई स्पाइसी बात चाहिए होती है। मेरा नहीं ख्याल कि जब भी मेरी बात है, जनरल फैज़ इमरान खान के ज़हन में अगले आर्मी चीफ के लिए बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फवाद साहब, एक हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम होता है उसमें अंदर एक पार्टी आती है, दूसरी आती है, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत में होती है, कल की हुकूमत आज की अपोजिशन में होती है, वो जेलों में होते हैं। आज खान साहब जेल में हैं, पहले मियाँ साहब थे, नून लीग की सारी हुकूमत ने सारी क़यादत जेल में थी। ये एक सिलसिला चल रहा है। एक तो आप पॉलिटिकल रहनुमा के तौर पे बताएं कि ये आपके ख़्याल में कैसा है? इस रियासत से मेरे ख़्याल में कोई फ़ायदा मुल्क और कौम को नहीं हो रहा, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में भी नून लीग की सारी क़यादत जेलों में रही। आप नहीं समझते कि उस दौर में इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन को जेलों में रख के नैब के केसेस बनवा के कोई पॉजिटिव किरदार अदा नहीं किया? आप समझते हैं कि वो आपके गलत फ़ैसले थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ केसेस हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, और उस पे मेरे ख़्याल में उनको क्रिटिसाइज़ करना तो बिल्कुल गलत है। मसलन जो नवाज़ शरीफ और मरियम बीबी जिन केसेस में जेल में गए हैं, जी। वो केसेस तो बिल्कुल जेन्युइन है। अब भी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स किसकी मलकियत है? अब भी लंदन में कौन रह रहा है? तो वो सारे बेनामी इन्होंने जाली कागज़ बनाए, जाली कंपनियाँ बनाई, वो सारा पैसा लाउंडर हुआ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाज़ लोग हैं जिनके साथ जो है, अच्छा केसेस भी हमारे दौर में फ्रेंकली कोई भी नहीं बना। ये सारे केसेस जो पहले बने हुए थे, गिरफ्तारियां तो उस दौर गिरफ्तारियां में हमारे हुई, दौर में हुई तो ये शहबाज शरीफ मुकम्मल की, हो गया नवाज। था। ये आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट बेहतर होना चाहिए था। शहबाज शरीफ तो खैर उनके ऊपर जब केस था, वो जेल में जब गए थे, वो रहे तो अपने इधर अपोजिशन लीडर हाउस में एक साथ, वो तो जेल नहीं गए। हाँ, मरियम बीबी ने बड़ी दलेरी से जेल काटी है, नवाज शरीफ साहब भी जो है वो भी जेल गए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसका जो है कोई वो इस तरह के हालात नहीं थे जैसे आज के। आज तो हर अच्छा, आखिरी फवाद साहब मुझे ये बता दें कि जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था, आप कैबिनेट के मेंबर थे, उस दौरान आपके ख़्याल में बड़ी सियासी गलतियां खान साहब से क्या हुई जिनकी वजह से हुकूमत डिलीवर भी नहीं कर सकी, इमरान खान को इक़्तिदार से जाना भी पड़ा? गलतियां खान साहब से बड़ी क्या हुई? एक तो आपने निशानदेही की कि इंतज़ामी तजर्बा खान साहब का उतना नहीं था जितना वज़ीर-ए-आज़म का होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल गलतियाँ नहीं, होती हैं। गलती सिर्फ एक ही थी। हमने सिर्फ एक ही गलती की, और वो ये थी कि हमने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराई। अगर हमने लोकल गवर्नमेंट करा लिए होते और 2001 का जो लॉ था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उसको रिवाइव करके हमने लोकल गवर्नमेंट करा दिए होते, तो आज पीटीआई की जो हुकूमत है उसका एक जो आप समझिए कि जो परसेप्शन है वही और होती। अब भी खैर इस हुकूमत के मुकाबले में तो पीटीआई बहुत बहुत बड़ी और बहुत बेहतर हुकूमत थी। 6.1% के ऊपर आप ग्रो कर रहे थे, आपकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त जा रही थी। कोविड के 3 साल के बावजूद आप जो है वो उस मुश्किल से निकले। फिर आप देखें कितनी बार ये हुआ है पाकिस्तान में कि हुकूमत इन हालात में गई हो और एक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर 1 रुपए की चार्ज जो है वो नहीं है। आई थिंक इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वन ऑफ द क्लीनेस्ट गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की। बहुत कम ऐसा होता है, और ख़ान साहब ने बड़ा इस मामले में जो है वो किया। मेरा ख़्याल में अगर आप इंतज़ामी फ़ैसले में देखें तो सिर्फ एक ही मेरा ख़्याल है गलती थी जो हमने लोकल गवर्नमेंट नहीं कराई। बाकी गवर्नमेंट तो हमारी कोई गवर्नमेंट अपनी गलतियों की वजह से थोड़ी गई है,
वो तो जब आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया कि मैंने भेजना है, तो वो फिर एक इतनी बड़ी मशीन है, वो सारे काम वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो फवाद साहब, आगे भी हम देख रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान में ज़ाहिर आर्मी चीफ एक बड़ा मजबूत पोजीशन होती है, फील्ड मार्शल की पोजीशन तो ज़्यादा ही कुछ मजबूत हो गई है। ज़ाहिर ईरान का, अमेरिका का जो मामलात हुए, वो ब्रांड भी बन चुके हैं फील्ड मार्शल। 2030 तक उनकी आर्मी चीफ की पोजीशन भी बरकरार है, अगले इलेक्शन भी उन्हें हैं, PTI एक बड़ी सियासी ताकत है। तो ये कैसे आगे फिर ये आप समझते, आप देख रहे हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट और PTI मुस्तकबिल में करीब आ सकते हैं? करीब आने का फार्मूला कैसा होगा, चूँकि दूरियां तो बहुत ज़्यादा हैं दोनों तरफ? करीब आने में क्या देर टाइम लगता है, ना दूर होने में टाइम लगता है, ना करीब आने में वक्त लगता है। अच्छा। करीब आ जाएंगे आज, अगर जो है वो जब ज़रूरत अगर हुई, इस्टेब्लिशमेंट समझी कि नहीं पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है उस तरह से मुनासिब नहीं है और हमने बेहतरी लानी है और इसके लिए हमने टेम्परेचर नीचे करना है, तो अगले दिन से करीब आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इमरान खान भी तैयार हैं और अगर इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार होगी तो और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी शामिल होना चाहिए। हाँ, 3 फरीक है ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक फरीक है, एस्टैब्लिशमेंट एक फरीक और इमरान खान एक फरीक है। तो जिस दिन तीनों इकट्ठे बैठ जाएंगे, बात एक आपने फार्मूला दिया था कि आसिफ जरदारी, इमरान खान और शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को भी साथ बैठना चाहिए, वो फार्मूला क्या था? बेसिकली तो हम कह रहे हैं ना कि कौमी हुकूमत आप बनाएं। क्योंकि अच्छा। देखिए ना, इमरान खान साहब से जो मेरी अपनी भी बात हुई है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत तो इलेक्शन नहीं हो सकता है, मौजूदा जुडिशरी के तहत आप कैसे जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कुछ होगा। तो जब आपने इलेक्शंस करवाने हैं, जब आपने चीज़ें करवानी हैं, तो फिर आपको कौमी हुकूमत चाहिए जो बड़े रिफॉर्म्स इनिशिएट कर सके और बड़े ये इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये तब्दीलियां जो है वो कर सके। तो उसके लिए आपको ये तीनों बड़े ही हैं जो फैसले कर सकते हैं। मेरे आपके कहने से तो नहीं होना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।